हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल माइंड्स। मैं हूं अनुपूर्वा शाह और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 विच इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल्स में, कैसे यूरिन फॉर्मेशंस होते हैं, कैसे ट्यूब्यूल्स का फंक्शंस होता है, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्सचरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन और फिर लास्ट में है डिसऑर्डर्स। तो विदाउट डिले अभी शुरू कर लेते हैं। 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर अभी तक नहीं किया वो 2 चैप्टर्स तो जल्दी वो चैप्टर्स भी कर लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर के बाद फिर से क्वेश्चंस आ जाएंगे कल या परसों के अंदर, कल तक शायद आ जाएंगे। और एक और बात कि आई एम प्लानिंग कि कल एक लाइव सेशन होंगे जहाँ 2 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देंगे। हाफ एन आवर लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो ये चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हम खाना डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब वो खाना डालने के बाद उससे पूरा खाना तो हम अब्जॉर्ब नहीं करते, कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो हमें एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, तो वो चीज़ हो जाता है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट। और वो मेटाबॉलिक वेस्ट अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो हमारे बॉडी में टॉक्सिक प्रोडक्शंस हो जाएंगे, तो हम टॉक्सिक हो जाएंगे। हम टॉक्सिक नहीं होंगे, हमारे बॉडी टॉक्सिक हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूज़। द एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc., either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. सिर्फ मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं, अगर तुम ज़्यादा खाना खा रहे हो तो वो खाना भी वेस्ट में ही जाएंगे, तो वो भी एक्सेस इंजेक्शन से होते हैं। These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, we will learn the mechanisms of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. Ammonia, urea, uric acid, and the major form of nitrogenous waste excreted by the animals. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो अगर अमोनिया को ज़्यादा पानी लग रहा है, मतलब ये फॉर्म ऑफ वेस्ट वही एनिमल्स में प्रोड्यूस होंगे जो ज़्यादा पानी को अफोर्ड कर सकते हैं। कौन एनिमल्स होते हैं? वो होते हैं मैरीन एनिमल्स। Whereas uric acid being the least toxic can be removed with minimum loss of water. तो कौन से एनिमल्स मिनिमम वाटर दे सकते हैं हमें? हमारे में कैमल्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं, ठीक है ना। The process of excreting ammonia is ammonotalism. Many bony fishes, aquatic amphibians, and aquatic insects are ammonotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface as ammonia ants. मतलब क्या होता है कि अमोनिया जो है वो रेडली सोल्यूबल होते हैं, तो वो एक्सक्रीट कैसे करते हैं हम? इधर डिफ्यूजन से मतलब बॉडी के सरफेस ही हो जाते हैं, अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एंड एज अमोनिया आयंस। मतलब गिल में अगर हो रहे तो वो फिश में मिले जाते हैं, क्योंकि फिश में ही गिल होता है, तो उसमें वो अमोनिया आयंस की तरह रिलीज होते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट होता है किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी से अमोनिया कभी रिलीज नहीं होंगे। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल जगह में कैसे हमको ज़्यादा पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसमें हमें लेसर टॉक्सिक मटेरियल्स ही चाहिए, like urea and uric acid for conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals. तो क्या क्या हो जाते हैं? mammals, terrestrial amphibians और कुछ marine fishes, ठीक है ना। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि is liver necessitated for the excretion of nitrogenous waste in animals? तो वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि लिवर क्या कर रहे हैं? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो चाहिए, ठीक है ना। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. Reptiles, birds, land snails, and insects excrete nitrogenous waste as uric acid. तो कौन कौन होता है?
reptiles, birds, land snails and insects. ठीक है, in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic animals. सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. तो ये तो हो गया, इतने तक तो हो गया कि किन फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज हो रहा है. अब होता है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है. In most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms. Tubules में होते हैं, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia or flame cells are the excretory structures in Platyhelminthes. Example flatworms like Planaria. तो प्रोटोनेफ्रिडिया हमें किन में दिखते हैं? हमें प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लेनेरिया में दिखते हैं. प्रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड द सेफेलोकॉर्डेट एम्फीऑक्सिस. तो प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें दिखते हैं. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. Nephridia are the tubular structures in structures of earthworm and other animals. Nephridia helps to remove nitrogenous waste and maintain a fluid ionic balance. किडनी में फ्लूइड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं. मोस्टली हर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो फ्लूइड वॉल्यूम आयनिक बैलेंस इसे मेंटेन करते हैं. क्योंकि आगे पढ़ोगे कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, फिर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि ATH, एंटी डायरेटिक हार्मोन. ये सारी चीज़ हमारे एनिमल्स में होते हैं कि कंसंट्रेशन यूरिन का बढ़ाते कमाते कि कभी अगर कुछ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गए तो कैसे हम, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो अगर बॉडी उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिलीज कर रहा है एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन, तो वो तो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा. तो बॉडी तब क्या होता है कि मैनेज कर लेते हैं फॉर अ टाइमिंग पर करते हैं. Malphizian tubules are the excretory structures of most of the insects, including cockroaches. Malphizian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Osmoregulation का definition हमने यहाँ देख लिया. Antinatal glands or green glands perform the excretory function in crustaceans like prawns. एक होता है कि ये किसी ने एक बार पूछा था मुझसे कि हम पानी पी रहे, इनफ पानी पी रहे, पर फिर भी ये ADH हार्मोन्स काम करते हैं. अगर काम नहीं किया तो उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा. क्या होते हैं, कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं कि वो रेगुलर काम कर रहे हैं. रात को जब तुम सो रहे हो, रात में हम 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स सो रहे हैं. अब रात में कोई उठ के तो पानी नहीं पीते, रात में कोई उठ के पानी पीते नहीं है और इसीलिए कभी यूरिन होते भी नहीं है. रात को हम ज़्यादातर तो बाथरूम में नहीं जाते ना यूरिन करने के लिए. अब कभी अगर हो जाए तो वो अलग बात है, बट नॉर्मली नहीं होते. इनफैक्ट अगर रात को किसी को ज़्यादा यूरिन आ रहे हैं उसे हम कहते हैं ज़्यादा, ठीक है, उसे हम नॉक्चुरिया कहते हैं और उसे डायबिटीज़ मेलाइटिस की एक साइन माना जाता है. ठीक है ना. तो वो अच्छा नहीं है, वो एक डिजीज़ का सिग्नल है. पर नॉर्मल कंडीशन में रात को हमें यूरिन भी नहीं होता है और हम पानी भी नहीं पीते. अब सोचो अगर दिन में जब तुम जागे हो तब अगर तुम 8 घंटे पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएंगे. फिर रात को क्यों नहीं होते? बात यह है कि एक तो हम रात में ज़्यादा काम नहीं करते तो स्वेटिंग वगैरह कुछ होते नहीं है, तो उस साइड से तो डिहाइड्रेशन मेंटेन्ड है. और दूसरी साइड ये है कि तब हमारी बॉडी देखते हैं कि पानी अंदर आ नहीं रहा है, तो तब बॉडी हमारे ADH वासोप्रेसिन ये सब यूज़ करके, सारे मैकेनिज्म्स यूज़ करके यूरिन फॉर्मेशन को घटा देती है. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले कुछ ज़्यादा पानी पी के यूरिन कर लो ताकि ऊपर से बॉडी ऐसे डिहाइड्रेट ना हो जाए. अब बॉडी में वाटर का स्टोरेज होगा तो वो फुलफिल रहेगा, तो रात को और पानी भी नहीं पीना पड़ेगा और रात को यूरिन करने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है ना. अगर अब बॉडी में ये ADH वासोप्रेसिन का काम करना बंद हो जाए या सही से काम ना हो तो तब क्या होता है कि रात को भी हमें यूरिन आता. ठीक है ना. पानी नहीं पी रहे पर यूरिन तो होता, क्योंकि पानी बॉडी में है. ऐसे तो नहीं है कि बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा ही रहता है. तो वो बॉडी में वो तब रात को यूरिन नहीं होना, या अगर ऐसे हो जाए कि लेट्स से कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ तुम बाथरूम नहीं जा सकते हो तो तुम पानी भी नहीं पी रहे हो, तब देखना कि यूरिन होना ही बंद हो जाता है, कम हो जाता है. तो इसी वजह से होता है. पर ये हमेशा के लिए अच्छा भी नहीं है. ठीक है ना. क्योंकि अगर यूरिन बंद हो जाए, नाइट्रोजनस वेस्ट को तो बॉडी से निकालना पड़ेगा और वो तो ऐसे ही निकलेंगे, यूरिन से ही निकलेंगे. नाइट्रोजनस वेस्ट मैक्सिमम अमाउंट यूरिन से ही निकलते हैं. अब तुम पानी नहीं पी रहे हो तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलते हैं.
अब तुम पानी पीना एकदम छोड़ दिए कि सोच रहे हो कि वो तो बॉडी कंपेंसेट कर लेगी, तब हो जाते हैं किडनी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। ठीक है ना, एक बल्क अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को कम पानी में अगर उसे निकालना है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए पानी पीना ज़रूरी है, पर हाँ ये रात को फिर जब इमरजेंसी हो तो तभी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर देख रहे हो तो पहले तो है कि ये है रिनल आर्टरी, ये लाल है जो, इसे हम कहते हैं रिनल आर्टरी। ठीक है ना, ये रिनल आर्टरी क्या कर रहे, ये कैरी कर रहे हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है ना, अब ये आएंगे और किडनी को ब्लड देंगे। किडनी को क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भी है। सेल्स जो है सारे वो ऑक्सीजन लेंगे और नाइट्रोजनस वेस्ट को प्यूरिफाई करके फिर ये वीनस ब्लड जो हम कहते हैं रीनल वेन, उसमें पास कर देते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड चले जाते हैं, पर ये है फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर फिर से हार्ट पे चले जाता है। ये होता है सर्कुलेशन। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। तो हमारे स्ट्रक्चर्स है 2 बीन शेप्ड किडनीज। ठीक है ना, अब अगर थोड़ा पिक्चर में देख लो, ये थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्वेशनल पार्ट भी होना चाहिए। जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है ना, राइट किडनी जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि इस साइड क्या होता है, राइट साइड में हमारे प्रेजेंट होता है लिवर। ठीक है ना, अब अगर इस साइड बड़ा एक लिवर प्रेजेंट है ऐसे होता है, तो उसके नीचे गॉल ब्लैडर भी होता है और उसके नीचे फिर ये किडनी होता है। तो किडनी थोड़ा सा नीचे आ जाता है राइट में, और लेफ्ट में थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, अब बोथ द किडनीज हैव दीज ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स, इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अच्छा, किडनी से दोनों ही किडनी से क्या निकलते हैं, यूरेटर निकल जाता है, और फिर यूरिन को लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेटर से पास आउट हो जाता है। ठीक है, अब किडनी में क्या क्या स्ट्रक्चर है, किडनी का बाहर का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन को हम कहते हैं मेडुला। ये मेडुला जो होते हैं ये ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म हो जाते हैं, और वो फॉर्म होके इधर कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। किडनी क्या है, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप स्ट्रक्चर्स है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। सो हमारे थोरैसिक कितने का है, 12 है, तो T12 से L3 तक होता है। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल मतलब पीछे का। ठीक है ना, each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width and 2 to 3 centimeter thickness with an average of 120 to 170 gram. ये जो सारे measurements हैं बहुत ही important है। Through the center of the concave surface of the kidney is a notch called hilum. Hilum कौन सा है, ये अगर हम देखें, ये नहीं, ये देखते हैं, ये देख रहे हो ना, एक ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं नॉच। ये जो है इसे हम कहते हैं नॉच, और इसको नॉच मतलब इसको हम हाइलम कहते हैं। ओके, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। तो क्या क्या है, यूरेटर है, ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है। ठीक है ना, inner to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis which with projections called calyces. अच्छा, अब ये वाला डायग्राम हम अच्छे से देखेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम अच्छे से देखें तो क्या है कि ये जो है एक एक ये पिरामिड है, ये जो है ये एक एक मेडुलरी पिरामिड है। अब ये मेडुलरी पिरामिड कहाँ, मतलब मेडुलरी पिरामिड ये कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे रीनल कैलिक्स में। ठीक है, और फिर ये रीनल कैलिक्स सारे एक एक पिरामिड अटैच है एक एक कैलिक्स से, और ये हर एक कैलिक्स एक जगह फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस फिर कहाँ, मतलब किससे अटैच होते हैं, हमारे रीनल आर्टरी से और रीनल वेन से, और किससे अटैच होते हैं, हमारे यूरेटर से। तो जो यूरिन फॉर्म होते हैं वो यूरेटर से पास हो जाते हैं, और जो ब्लड प्यूरिफाई होते हैं या ब्लड आते हैं वो ये आर्टरी और वेन से आते हैं। ठीक है ना,
तो ये हो गया हमारा किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर। तो किडनी में आउटर में 2 लेयर्स है फॉर प्रोटेक्शन। Inside the kidney there are 2 zones, an outer cortex and an inner medulla. Okay. The outer layer of kidney is a tough capsule. Inside the kidney there are 2 zones. Okay. The medullary is divided into a few conical masses called the medullary pyramids projecting into the calyces. तो मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, ये बोल दिए, ये मेडुलरी पिरामिड्स और फिर ये कैलिस है, ठीक है। और वो कैलिस जाके फिर पेल्विस में फ्यूज हो जाएंगे, रीनल पेल्विस में फ्यूज हो जाएंगे। The cortex extend in between the medullary pyramids as renal columns called the columns of Botany। ये कौन सा है? ये जो पिंक कलर का कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स देखो पिरामिड के बीच बीच पे भी जा रहे हैं, लाइट पिंक का, वो हो जाते हैं हमारे कॉलम्स ऑफ बॉटनी। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons, which are the functional units. Each nephron has 2 parts, the glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. तो क्या होता है कि ये एक जो पिरामिड्स है, ये पिरामिड्स में प्रेजेंट है हमारे नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन में क्या होता है कि नेफ्रॉन का 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होते हैं हमारे रीनल ट्यूब्यूल। तो ये हो जाते हैं ग्लोमेरुलस और इसके जो बाद के पोर्शन है उसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये जो ग्लोमेरुलस है वो हमारे कॉर्टेक्स के बाहर रहते हैं, सॉरी मेडुला के बाहर रहते हैं। लुक इनटू द स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये ऐसे होता है। ये हो जाते हैं हमारे ग्लोमेरुलस और फिर ये अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो देख रहे हो ठीक से, ये ग्लोमेरुलस जो है ये बाहर रहते हैं हमारे पिरामिड से, मेडुला के। फिर ये जो टिब्यूलर पार्ट है ये पूरा अंदर रहता है और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट हाफ अंदर रहता है और हाफ बाहर रहता है, ओके। ये हो जाता है नेफ्रॉन का प्लेसमेंट। अब नेफ्रॉन में भी देख लो, ये हो जाता है ग्लोमेरुलस, ये येलो वाला ग्लोमेरुलस कप जैसा होता है। और फिर ये ग्लोमेरुलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट एक कीवर्ड है किसका? कैपिलरीज, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? हमारे एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज, ये एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज ऑक्सीजनेटेड प्लस नाइट्रोजनस ब्लड। मतलब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को अंदर लेके आते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन। और ये ही एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर जो जाते हैं उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ओके। ये एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस प्यूरिफाइड ब्लड, मतलब इसमें और नाइट्रोजनस बेस नहीं होते। ये हो गया टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, फिर ये आ जाता है ग्लोमेरुलस, फिर ये हो गया पीसीटी, फिर ये हो गया लूप ऑफ हेनली और ये हो गया टीसीटी और फिर ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। पीसीटी हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी को कहते हैं हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो है इस साइड का ब्लड फ्लो होता है तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और इस साइड में ब्लड ऊपर जाता है तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक है। अभी जो एफरेंट आर्टेरियोल फिर से बाहर आ रहे हैं ना, ये एक पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होके पूरे नेफ्रॉन के अराउंड ऐसे रैप अप कर लेते हैं। ये जो लाल कलर के है ये देखो कैसे रैप अप हो रहा है। ये बेसिकली हमको फेवर करते हैं हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, उसको। और जो रैप अप होता है इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। गॉट इट? एकदम सिंपल सा है। The ascending limb continues as another highly convoluted tubular region called DCT. The DCT of many nephrons open into a straight tube called the collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the callus. तो ये जो हर नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट आ रहे हैं तो एक एक कलेक्टिंग डक्ट ऐसे ऐसे होके ये सब कन्वर्ज कर लेते हैं हमारे रीनल कैलिस में, फिर होते हैं रीनल पेल्विस में और फिर यूरिन को पास आउट कर देते हैं, ठीक है। The Malpighian corpuscle, PCT, DCT of the nephron are situated in the cortical region. तो क्या क्या है? जो Malpighian corpuscle है
फिर पीसीटी, फिर डीसीटी, ये सारे हो जाते हैं हमारे कॉर्टिकल रीजन में। अच्छा, मैंने इधर थोड़ा सा एक गलती कर दिया, अरे यार थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, ये हो गया। फिर ये लूप ऑफ हिनले, अरे यार ये लूप ऑफ हिनले, फिर से डीसीटी ऊपर आ गए, फिर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ठीक से देखो अगर, तो ये ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे हो जाते हैं कॉर्टिकल रीजन में। सिर्फ ये लूप ऑफ हेनले अंदर चले जाते हैं। ये लूप ऑफ हेनले पे ही दो चीज डिपेंड करते हैं, एक वाला ये हो गया, और एक अगर हम नेफ्रॉन बनाए इसमें लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा तक चले गए, तो इसमें दो साइज हमें दिख रहे, ठीक है ना। ये जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला ये जो है, इसे हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले वो बहुत अंदर तक चले जाते हैं मेडुला के। In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called the cortical nephron. In some of the nephron, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called the juxtamedullary nephron. The efferent arteriole emerges from the glomerulus, forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallelly to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. तो ये जो है ब्लड वेसल, इसे मैंने ये बता दिया कि ये जो नेटवर्क फॉर्म कर रहे इसे पेरिटुबुलर कैपिलरीज कह रहे, और ये जो पैरेलल रन कर रहे इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आ जाते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन में। तो यूरिन फॉर्मेशन के पहले हम थोड़ा सा फिर से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार एकदम जल्दी से। तो ये है हमारे टोटल नेफ्रॉन विच इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, और ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये कप वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं द बाउमन्स कैप्सूल। ये जो अंदर आ रहे हैं वो है एफरेंट आर्टेरियोल, और जो निकल रहा है वो है एफरेंट आर्टेरियोल। कैसे याद रखा, एफरेंट में एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एफरेंट आर्टेरियोल, वो बाहर निकल रहा है और एफरेंट आर्टेरियोल अंदर आ रहे हैं। वो जो इधर एक कैपिलरी का नेटवर्क टफ्ट बना रहा है उनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस इज सिटिंग इन द बाउमन्स कैप्सूल। यही बाउमन्स कैप्सूल फिर नीचे जाके बनाते हैं पीसीटी और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर बन जाते हैं लूप ऑफ हेनले। जो इस पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग, और ये पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग, और फिर असेंडिंग के बाद फिर से बन जाते हैं द डीसीटी विच इज कॉल्ड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद हमको मिलता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना। अब कैसे ब्लड फ्लो करते हैं वो देखना। ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हियर इज कैरिंग द इम्प्योरिटीज, नाइट्रोजनस इम्प्योरिटीज जो हमें एक्सक्रीट आउट करवाना है, वो आते हैं इधर एफरेंट आर्टेरियोल से। यहाँ पहले प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, जो चीज पहले ही निकल जाता है वो तो इधर से बाहर हो जाता है, और फिर फिल्ट्रेटेड ब्लड फिर से ये एफरेंट आर्टेरियोल के माध्यम से पूरे जो ये लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी उनको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये कैसे होते हैं यूरिन फॉर्मेशन वो हम देखेंगे। तो याद रखना कि यूरिन फॉर्मेशन में हमें 3 स्टेप मिलता है। पहले स्टेप का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर है टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, और फिर है द टिब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है ना। ओके, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, फिर टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन है, और फिर टिब्यूलर सिक्रीशन, ये 3 स्टेप हमारे ये नेफ्रॉन के अलग अलग पोर्शन में होते हैं, और तीनों स्टेप का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पहले जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होते हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो हो रहा है इधर हमारे इस कैप्सूल में। ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलस बाउमन्स कैप्सूल, इसे हम कहते हैं मेलफिजियन कैप्सूल। इधर क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं। अब ब्लड में याद रखना, शायद याद होगा कि ब्लड में हमने 2 पोर्शन पढ़े थे। पहले पढ़े थे प्लाज्मा और फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमको मिला था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट। गॉट इट। अब ये जो ब्लड का ये जो दो पार्ट है, ये दो पार्ट में याद रखना, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते। ये अगर एक्सक्रीट आउट हो गया तो दिक्कत होगी, ठीक है ना, ये डिजीज कंडीशन हो जाता है। पर प्लाज्मा के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। वाई? क्योंकि यही ये मेटाबोलाइज करके फॉर्म होते हैं। मतलब प्लाज्मा में जो सोडियम पोटेशियम था वो हमें खाना से मिलता है, तो ऑब्वियसली वो मेटाबोलाइज प्रोडक्ट है, तो उसे तो हमको निकालना भी पड़ेगा ना, नहीं तो बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे। बॉडी में हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो ही एक्सक्रीशन से मैनेज होते हैं प्राइमरीली। तो मेन बात यह है कि ब्लड की ये वाला जो पोर्शन है ये कभी भी एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, दिस पोर्शन, तो एक्सक्रीट आउट होंगे ये। अब प्लाज्मा में याद रखना हमारे पास थे प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स भी एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे एट एनी कॉस्ट। तो एट एनी कॉस्ट क्या नहीं निकलेंगे? ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है और प्लाज्मा प्रोटीन्स है। अब पर ये फुल चीज तो ब्लड में नेफ्रॉन पे एंटर करेंगे ना, एफरेंट आर्टेरियोल से एंटर तो कर रहा है, पर कहाँ वो फिल्टर आउट हो रहे हैं, मतलब कहाँ ये श्योर हो जाते हैं कि ये लोग जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा प्रोटीन से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, वो हो जाते हैं हमारे पहले ही प्रोसेस जो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो क्या होता है, ये जो येलो पोर्शन है ना इसे हम कहते हैं द ल्यूमेन ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ब्लड जैसे ही अंदर आते हैं इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में क्या होता है कि इधर हमारे पास प्रेजेंट है तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, वो फिल्ट्रेशन में 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो 3 मेम्ब्रेन का नाम इधर लिखा हुआ है। पहला है एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स मतलब क्या? वो जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उनका तो एंडोथेलियम होता है, हमको पता है। नेक्स्ट है बाउमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम, ये वाला ड्राइंग देखो, ये जो आर्टरीज है इनका एक तो एंडोथेलियम होगा, एक तो हमारे बाउमन्स कैप्सूल का लेयर होगा, और दूसरा क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये 3 लेयर एक साथ बनाते हैं द फिल्ट्रेशन लेयर्स, ठीक है ना, थ्रू 3 layers, the endothelium of the glomerular blood vessels, the epithelium of the Bowman's capsule and the basement membrane between these 2 layers। अब ये तो 3 लेयर है। अब सोचोगे कि 3 लेयर से कैसे फिल्टर आउट हो रहे हैं, इनमें तो कोई छेद नहीं, इनमें छेद है, और वही छेद को हम कहते हैं पोरोसाइट्स, सॉरी नॉट पोरोसाइट्स, वो हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स, ठीक है। अब ये किन में फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है पोडोसाइट्स में। पोडोसाइट्स क्या है? पोडोसाइट्स है जो हमने बताया ना कि एपिथेलियम ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल, ये एपिथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल ये तो कुछ एपिथेलियल सेल से फॉर्म हुआ है। ये एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स। बेसिकली इनमें, ये पोडोसाइट्स में फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ही इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट है। ऐसे मतलब कोई रैंडम पोर्स नहीं, अगर रैंडम होता तो सब कुछ पास आउट हो जाते, सब कुछ फिल्टर आउट हो जाते, पर सिर्फ कुछ ही चुनिंदा चीज को ही वो फिल्टर आउट करते हैं, और वो जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है वो इधर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्लिट पोर्स है, ये फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स जो है, ये क्या फैसिलिटेट करते हैं? जो ब्लड अंदर आ रहे हैं वो ब्लड से हम क्या निकाल देते हैं, मतलब एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ल्यूमेन में चले जाते हैं। क्या क्या चले जाते हैं? प्लाज्मा माइनस दी प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है ना। ब्लड से निकल जाते हैं प्लाज्मा बट विदाउट दी प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हर वो प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट विदाउट द प्लाज्मा प्रोटीन्स गेट इनटू द ल्यूमेन। इधर लिखा हुआ है ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली
through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the proteins, मतलब except the plasma proteins, pass on to the lumen of the Bowman's capsule. तो lumen मतलब कौन सा है? ये येलो वाला पोर्शन, ठीक है ना. तो ब्लड में है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा. प्लाज्मा के सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स रह जाते हैं, बाकी सारी चीज निकल जाते हैं ल्यूमेन में. और क्या रह जाते हैं ब्लड का? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा प्रोटीन ये एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर आ जाते हैं और बाकी सारी चीज ये ल्यूमेन में आ जाते हैं. इनमें प्रेजेंट है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर वो चीज, ठीक है ना. ये हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस. अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कुछ रेट लिखा हुआ है. लेट्स रीड दिस पोर्शन. अभी तक तो समझ गए होंगे. The first step in the urine formation is the filtration of the blood, which is carried out by the glomerulus and is called the glomerular filtration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute. मतलब एक मिनट में 1100 से 1200 ml of blood किडनी में घुसते हैं और उन्हें हम फिल्टर करते हैं, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. एक मिनट में अगर याद होगा तो 5 liters of blood हमारे हार्ट से पंप आउट हो रहे हैं, उनका 1/5 किडनी में जाते हैं फिल्ट्रेशन होने के लिए. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers. तो जो cause है, मतलब अगर प्रेशर नहीं होगा ब्लड का तो फिर ब्लड फिल्टर नहीं होंगे. तो जो प्रेशर है वो प्रेशर का नाम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, और ये हमारे नॉर्मल बॉडी के ब्लड प्रेशर के इक्वल ही होते हैं. प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हाइपरटेंशन होता है, अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स का चैप्टर पढ़े होंगे तो मैंने तब बताए थे कि जब बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो किडनी में डैमेज हो जाते हैं. क्यों डैमेज होते हैं? इसी वजह से. क्या होता है तब? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो ये ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जिनका हम यहाँ बोल रहे हैं, ये वाला बहुत ज्यादा हो जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो जाता है. सिंपल बात. 3 लेयर का नाम हमने बता दिए. द एपिथेलियल सेल्स of Bowman's capsule, called porocytes, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as the process of ultrafiltration. ठीक है ना. ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस. अब क्या आ जाता है? ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. The amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called the glomerular filtration rate. GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute or 180 liters per day. अब बात ये आता है कि 180 लीटर्स पर डे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट निकल रहा है. फिल्ट्रेट मतलब क्या? फिल्ट्रेट मतलब ये जो ल्यूमेन में आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं कि दिन में 180 लीटर्स होते हैं. अब बताओ, तुम जो यूरिनेट करते हो वो क्या दिन में 180 लीटर्स हो रहे हैं? कभी नहीं. अगर उतना होता तो हम मर जाते. उतना तो पानी भी नहीं पीते हम, है ना. उतना तो हम पानी भी नहीं पी रहे, तो फिर इतना पानी निकल गया तो बॉडी तो हम मतलब मर जाएंगे. तो फिर हो क्या रहा है? हो यही रहा है. नेक्स्ट जो स्टेप्स है ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, उनमें ये जो 180 लीटर्स है वो झट से कम हो जाते हैं, ठीक है. ओके, तो अब बात ये आता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो ब्लड प्रेशर है ये तो ऊपर नीच कर ही सकते हैं, ठीक है ना. तो तब क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी ऊपर नीच हो सकता है. सीधी बात यह है कि हमारे बॉडी के बहुत सारे कंडीशंस की वजह से हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बदलना पड़ता है, ठीक है ना. और ये इधर बहुत ही छोटे तरीके से लिखा हुआ है, तो हम ये अब छोटे तरीके से पढ़ेंगे, फिर बाद में इनका ही डिटेल वर्जन ये मैंने फ्लो चार्ट में ऑलरेडी लिख के रखा है तो तब दिखा दूंगी, ठीक है ना. तो बात यह है कि
इधर तो ये जो डायग्राम है, इधर हमारे जो पीसीटी है, नॉट पीसीटी, द डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल ये बहुत ही दूर दूर तक है, पर जब वो मतलब हमारे किडनी में प्लेस्ड है, बहुत ही छोटी जगह में कंसेंट्रेटेड है, तो तब डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल वो दोनों एकदम पास पास आ जाते हैं। और वो पास पास आ जाने की वजह से जो सेल्स, जो पोर्शन ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते, वहां थोड़ा मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, और वो मॉडिफिकेशंस की वजह से फॉर्म होते हैं द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। वो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। और वो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, उसमें है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और वो जेजी सेल्स फॉर्म होते हैं एफरेंट आर्टेरियोल के साइड में। एफरेंट आर्टेरियोल के साइड में मतलब जो जेजी से एफरेंट आर्टेरियोल डीसीटी कंबाइन हो रहे हैं, उसमें एफरेंट आर्टेरियोल के साइड फॉर्म होते हैं द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और वो एफरेंट आर्टेरियोल्स क्या करते हैं, रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये रेनिन ही है हमारे रास, रास नॉट रासलीला बट रास मींस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का रेनिन, ठीक है ना। अब ये रेनिन का काम क्या है, ये रेनिन क्या करते हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ऊपर नीच कर देते हैं। अ फॉल इन जीएफआर मतलब प्रेशर कम हो गया, अगर प्रेशर कम हो गया तो मतलब फिल्ट्रेशन में इफेक्ट होंगे। जेजी सेल्स को इमीडिएटली रिलीज करवाते हैं रेनिन, और ये रेनिन क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को ज्यादा बढ़ा देते हैं और जीएफआर नॉर्मल तक आ जाते हैं, ठीक है ना। अब हम जब रास पढ़ेंगे, ये पूरा ये वाला पोर्शन पढ़ के फिर हम कुछ मैकेनिज्म्स पढ़ने वाले हैं, तब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 180 लीटर्स पर डे का बात है। अब 180 लीटर्स तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, पर इतना तो यूरिन नहीं फॉर्म होते, तो फिर बाकी का पानी कहाँ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन के टाइम में, ठीक है ना। A comparison of the volume of the filtrate formed per day with that of the urine released, which is 1.5 liters. देखो 180 लीटर से 1.5 लीटर अगर कंपेयर करो, हमको पता चलता है कि 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption. तो यहाँ क्या होता है, reabsorb हो जाते हैं the tubular epithelial cells in different segments of nephron. Perform this either by active or passive mechanisms. अब ये एक्टिव पैसिव कौन कौन कैसे होते हैं, ये याद रखना होगा। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम वो एक्टिवली रिअब्सॉर्ब होते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो पैसिवली होते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी थोड़ा रिअब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि बॉडी में थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है। Reabsorption of water also occurs passively in the initial segments of the nephron. ठीक है, ये वाला थोड़ा देख लो। ये जो रीनल टिब्यूल्स है, ठीक है ना, ये पीसीटी है। यहाँ से बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, ये सब निकल जाते हैं, और अंदर क्या आता है, हाइड्रोजन और अमोनिया घुस जाते हैं कॉर्टेक्स से, और ये वाला जो है ये ब्लड में फिर से चले जाते हैं आफ्टर ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। During urine formation, the tubular cells secrete substance like hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate. जैसे मैंने बताया इधर। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of the ionic and acid base balance of body fluids. ठीक है, ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है ये एक्टिव प्रोसेस है, और ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन देखो, हाइड्रोजन यहाँ, अमोनिया यहाँ, ये पीसीटी में हो रहा है। डीसीटी में क्या क्या हो रहा है, पोटेशियम और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो कि पीसीटी में हमारे रीअब्सॉर्प्शन क्या क्या हो रहा है, ये वाला, और डीसीटी में क्या क्या हो रहा है, ये तीन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या क्या हो रहा है, पीसीटी में ये और डीसीटी में ये, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन जो आते हैं वो है द फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। हमारे ट्यूब्यूल्स का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहले होता है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम which increases the surface area for absorption, reabsorption.
तो पीसीटी में क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it. ये वाला तो हमने ऑलरेडी इधर देख लिया, सिंपल कुछ नहीं लिखा हुआ है. यही जो डायग्राम में है इनको ही थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है कि ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन में ये हो रहा है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ये है, क्या प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है हमारे, सॉरी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है. अब जैसे ब्रश बॉर्डर है हमको पता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वो प्रेजेंट है, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, तो आसान हो जाता है. ये हो गया हमारा पीसीटी. अब आ जाते हैं हेनली लूप में, जो है कि पिन लाइक लूप है, ठीक है ना. रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of the medullary interstitial fluid. ये वाला इधर हम देखेंगे mechanism of the concentration of the filtrate, जो हम कहते हैं the counter current mechanism. इधर सिर्फ हेनली लूप का फंक्शन देख लो, क्या है ये, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, अच्छा ये वाला क्या था, ये असेंडिंग लूप था. डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. ये जो लाइन है ये बार बार क्वेश्चन में आते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसेंडिंग और असेंडिंग का फंक्शन क्या है. डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कि डिसेंडिंग जो है वो पानी को निकालने देते हैं, अंदर आने देते हैं, व्हाटएवर काम करना है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स को कहीं नहीं जाने देते हैं. नीचे जैसे हम जाते हैं, हम पानी को छोड़ते हैं, पानी को लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को अंदर बाहर नहीं करने देते हैं. दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन. मतलब पानी जब निकल जाएंगे एक जगह में, अगर पानी निकल जाए तो वो जो सल्यूट प्रेजेंट है वो तो कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, डाइल्यूट तो नहीं रहेंगे. तो ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर देते हैं. असेंडिंग लिम्ब ऑन द अदर हैंड क्या है, वो impermeable to water है but allows transport of electrolytes actively and passively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolytes into the medullary fluid. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं डीसीटी में. डीसीटी में जो पहला वर्ड है वो है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से आ गए भाई, इधर तो नॉर्मल रीअब्सॉर्प्शन था, तो इधर कहाँ से कंडीशनल हो गए. ये कंडीशनल का मतलब है कि इधर कोई मैकेनिज्म लग रहा है. क्या मैकेनिज्म लग रहा है, इधर रास लगते हैं, ठीक है ना. हमने देखा था ना कि वो जो रेनिन है वो कहाँ, मतलब वो जेजी एपरेटस वो कहाँ फॉर्म हुए थे, वो तो डीसीटी में फॉर्म हुए थे, डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल. वही डीसीटी में जब रीअब्सॉर्प्शन करने के वक्त आते हैं तो वो कंडीशनल होते हैं, वो सिर्फ रेनिन के बात सुनते हैं, वो ऐसे ही रीअब्सॉर्ब नहीं कर लेते, ऐसे रीअब्सॉर्ब सिर्फ पीसीटी करते हैं. डीसीटी सिर्फ रेनिन का बात सुनते हैं, वो रेनिन को बहुत मानते हैं. तो conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. अब बात है कि वो कंडीशनल तो रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, मैंने बता दिया, पर क्या सब कुछ का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, नहीं. वो सिर्फ सोडियम और वाटर का ही कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करते हैं. मतलब जब रास चलते हैं ना तो सिर्फ सोडियम और वाटर का ही अंदर बाहर, मतलब जो डिफरेंस है वो सिर्फ सोडियम और वाटर से ही चलते हैं, ठीक है. वो रीअब्सॉर्ब तो बाइकार्बोनेट को भी कर सकते हैं, पर वो नॉर्मली हो जाते हैं. सोडियम और वाटर का ही सिर्फ उनका कंडीशनल है, और वो सिलेक्टिव सिक्रीशन भी पार्टिसिपेट करते हैं जब वो हाइड्रोजन और पोटेशियम का सिक्रीशन करते हैं. क्यों करते हैं, सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. हो गया ये पोर्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट वाला, कलेक्टिंग डक्ट. बहुत ही एकदम, मतलब कोई इनको वैल्यू नहीं करते क्योंकि सारे काम हो गए, पर ऐसा बात नहीं है. The long duct extends from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. इधर एक वर्ड है, देखो ध्यान से, could be, ठीक है ना. अभी could be का बात क्यों है, can
लिख सकते थे, पर कुड क्यों लिखा? कुड इसीलिए लिखा क्योंकि ये भी थोड़ा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन पे चलते हैं कि अगर मानो पानी तुम कम पी रहे हो तो पानी तब कम एक्सक्रीट करवाना पड़ता है। जब तुम कम पानी पीते हो तब थोड़ा तुम्हारा यूरिन येलो हो जाता है और यूरिनेशन कम भी हो जाते हैं। इसे कहते हैं एक्चुअली सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है ना। कंडीशनल वाइज ही वो सिर्फ रीअब्सॉर्ब को कम या बढ़ा सकता है और ये कलेक्टिंग डक्ट में भी होते हैं। This segment allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in the maintenance of the pH and ionic balance of blood by the selective secretion of hydrogen and potassium. तो ये भी selective काम कर रहे हैं। Okay. अब हम देखेंगे counter current mechanism which is used to maintain the concentration of the filtrate. Okay. Now अब हम जो करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो हमारे मैमल्स में, दुनिया में हर मैमल्स में एक बहुत ही अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक फीचर है जो बहुत ही हेल्पफुल है, और वो है ये मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। हम खुद ब खुद, हमारे बॉडी खुद ब खुद फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट या डाइल्यूट कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इनको कैसे कंट्रोल करते हैं? इनको कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है? ध्यान से देखो, हमारे ये है बाउमन्स कैप्सूल, और ये नीचे आ गया पीसीटी, और ये नीचे आ गया लूप ऑफ हेनरी, और ये ऊपर गया और ये डीसीटी हो गया, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो लाल कलर का पोर्शन मैंने ड्रॉ किया ये है लूप ऑफ हेनरी। पास में जो ये पर्पल कलर का मैंने फिर से ड्रॉ किया, ये क्या है? ये है वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा हमने पढ़े थे, वासा रेक्टा है कि जब ब्लड वेसल्स जो हमारे नेफ्रॉन्स के बहुत करीब से पास करते हैं और एक पिन लाइक, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, लूप ऑफ हेनरी को सराउंड करते हैं, रैप करते हैं, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो ये हो गया दो स्ट्रक्चर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम आते हैं। अब काउंटर करंट का नाम मतलब क्या है? तो काउंटर करंट का मतलब ये है कि दोनों ब्लड वेसल्स में, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं, दोनों वेसल में जो फ्लो होगा वो फ्लो ऑल्टरनेट होगा, मतलब ऑपोजिट होगा। कैसे? देखो, ये है हमारे लूप ऑफ हेनरी। अब लूप ऑफ हेनरी से क्या पास होता है? ब्लड तो नहीं, फिल्ट्रेट पास होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो यहाँ से पास हुआ है, ल्यूमेन में आ गए, वो पास होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? आफ्टर पासिंग फ्रॉम पीसीटी वो नीचे आते हैं, तो ये है नाम है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी। और हमने पढ़े थे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी इज परमेएबल टू वाटर एंड इम्परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये नीचे आ जाते फिर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी जो है परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्परमेएबल टू वाटर। अब वासा रेक्टा में क्या होता है? वासा रेक्टा चलता है उल्टे दिशा में। वासा रेक्टा के ये जो यू फॉर्मेशन है इस साइड से नीचे आता है। तो इफ यू कंपेयर कि लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग, मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज प्रॉक्सिमल टू द डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ये दोनों पास पास है। ये अगर अच्छे से देखोगे तो ये दोनों पास पास है। ये दोनों और भी पास होता है, पर जिस ड्राइंग करने के लिए मैंने थोड़ा दूर कर दिया, मेरा भी गलती है। पर देखो, ये दोनों बहुत ही पास पास है कंपेयर टू ये दोनों, है ना। ये दोनों ज्यादा दूर है, पर ये दोनों ज्यादा पास है। वाई? क्योंकि ये दोनों मिलके काउंटर करंट कर रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों मिलके काउंटर करंट कर रहे हैं। इधर ऊपर जा रहे हैं वासा रेक्टा में और इधर डिसेंडिंग लूप में नीचे आ रहे हैं। यही जो ऑपोजिट फ्लो है, इसी ऑपोजिट फ्लो के नाम पे आ जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म सिर्फ ये वजह से नहीं होता कि ये दोनों मतलब ऊपर नीच कर रहे हैं, मतलब एक में ऊपर तो दूसरे में नीच में। और एक रीजन होता है कि जो प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत ही पास होता है। इधर ड्राइंग में मेरा थोड़ा सा गलती हो गया, तो मैं यहाँ छोटा करके दिखा देती हूँ। ये हो गया लूप ऑफ हेनले और ये हो गया
वासा रेक्टा। ठीक है ना। अब लूप ऑफ हेनले में पहले तो नीचे जाता है, पहले तो ये नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, सिमिलरली इधर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये है डायग्राम, थोड़ा जूम करके देख लो, ये है डायग्राम। अब देखो ये दोनों कितना पास पास है। ये पास पास होना भी एक और रीजन है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ठीक है, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म का दो रीजन है, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन देम हेल्प इन दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन आते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या और ये करता क्या है। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी के डायग्राम में फॉलो करेंगे, इसको रिपीट करके ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये वाला जो मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया, एनसीईआरटी ने क्या किया, ये जो पूरा नेफ्रॉन है इसको अलग करके इधर ड्रॉ किया और फिर ये वासा रेक्टा को फिर से अलग करके ड्रॉ किया। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है समझने में कि ये क्या पास पास रहते हैं, तो फिर तो ये वाला भी नीचे जा रहा है, ये वाला भी नीचे जा रहा है, ये तो प्रॉक्सिमल है, तो ये तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, काउंटर करंट कैसे हुआ। ऐसे बात नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो वासा रेक्टा वाला जो पोर्शन है ये ऐसे होता है। ठीक है, और तब एरो हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, पर इसको सिर्फ इधर से उठा के ऐसे पास में बैठा दिया ताकि आज स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखने में आसानी हो। करेक्ट। चलो अब देख लेते हैं कि ये है क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या है, हमने बताया था कि ये हमारे फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, है ना। वो कैसे करते हैं, ये है कॉर्टेक्स, ये है आउटर मेडुला और ये है इनर मेडुला। तो ये किसका आउटर मेडुला, कॉर्टेक्स, इनर मेडुला हम बात करें। कॉर्टेक्स इज द पार्ट विच लाइज टू द पेरिफेरी और इनर मेडुला है जो अंदर में रहते हैं। ठीक है ना। और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों का ही एकदम जो लोएस्ट पॉइंट है वो इनर मेडुला के अंदर तक चले जाएंगे। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे देखोगे, सी केयरफुली। इधर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इधर 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 900, 1200 और फिर से ऊपर जाके ये 300 में हो रहा है। मतलब हम जितना नीचे जा रहे हैं द ऑस्मोलैरिटी is increasing, the concentration is increasing। यही है हमारे concentration gradient को मेंटेन करने का तरीका। अब ये कैसे हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ये बेसिकली हो रहा है, हमने जो पढ़े थे कि the ascending loop of Henle is permeable to sodium chloride और descending loop of Henle is permeable to water। यही मैकेनिज्म से ये काम करते हैं। क्या होता है कि जब फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, वो किससे परमेबल है, वो परमेबल है वाटर से, तो वो वाटर को रिलीज कर देते हैं। अब जैसे ही वाटर रिलीज होते हैं, वाटर को जब हम एक सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, ये नॉर्मल इन कंसेंट्रेशन। अब जैसे ही हम वाटर को घटा दे तो ये सोडियम क्लोराइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कि नहीं। एग्जैक्टली। तो ये वाटर जैसे जैसे रिलीज आउट होते हैं इस फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है जो हमारा टारगेट था। ठीक है, अब इसका कंसेंट्रेशन फिर से नॉर्मलाइज करना होगा, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एंटर करते हैं वहां से सोडियम क्लोराइड निकलना शुरू हो जाते हैं, ये सोडियम क्लोराइड निकल जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया पहला पार्ट। अब सोडियम क्लोराइड निकल गया, ये वाटर है, ये वाटर जो है ये इंटरस्टिशियम में है, ये इंटरस्टिशियम है
और ये सोडियम क्लोराइड भी इंटरस्टिशियम में है। अब क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम क्लोराइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है ना, इसी डायग्राम में देखो अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस लूप में सोडियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है, इस लूप में सोडियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है, और वो सोडियम क्लोराइड इस डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में चले जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या होते हैं, ये सिर्फ आके नहीं रह जाते, ये सोडियम क्लोराइड पास डाउन होते हैं, नीचे जाते हैं, और फिर ऊपर आके फिर से ये सोडियम क्लोराइड रिलीज हो जाते हैं। अब पूछो क्यों, फिर से देखो इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि सोडियम क्लोराइड डिसेंडिंग लूप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है और फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में एंटर करते हैं। अब जैसे ही ये एंटर करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में, ये नीचे जा रहे हैं ना, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा है, इसमें NaCl घुस गए, तो फिर से हम जब सल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल जो फ्लूइड है उसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि इधर फिर से नीचे जाते जाते ये कंसेंट्रेशन बढ़ जाते हैं, ये 1200 फिर से रीच हो गया। अब क्या होता है, इसको तो नॉर्मलाइज होना होगा, इसको इस लेवल तक आना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही ये असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में एंटर करते हैं, ये फिर से सोडियम क्लोराइड को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड फिर क्या होता है, इंटरस्टिशियम में आराम से रह जाता है। ठीक है, ये हो जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब और एक बात है कि ये जो वाटर है, ये हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से भी रिलीज होते हैं। ठीक है ना, वो कब रिलीज होते हैं, वो तब रिलीज होते हैं जब हमारे फिल्ट्रेट को कभी कंसेंट्रेट करना पड़े। कब कंसेंट्रेट करना पड़ता है, जब अगर सोचो कि तुम पानी कम पी रहे हो, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है जहां हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रेशर भी, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो हमारा जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाते हैं, तो वो सेंसिबल हो जाते हैं और कुछ रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, अभी हम पढ़ेंगे। और तब क्या होते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट में सिग्नल्स जाते हैं और वो पानी को फिर से रिलीज कर देते हैं इंटरस्टिशियम में, और सिर्फ पानी को नहीं, थोड़ा बहुत यूरिया को भी रिलीज कर देते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज मेनली मेंटेन बाय दिस सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ये हो गया हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। Mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite directions and thus form a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern. अच्छा, ये हो गया। The proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmomoles per liter in the cortex to 1200 milliosmomoles per liter in the inner medulla. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by the ascending loop of Henle's loop, which is exchanged with the descending loop of vasa recta. Ascending से निकल जाते हैं और descending vasa recta में absorb हो जाते हैं। Return to the interstitium by the ascending portion of vasa recta, और फिर vasa recta फिर से निकाल देते हैं। Similarly, small amount of urea enters the thin segment of the ascending loop of Henle, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. ये जो ascending loop of Henle है, इधर थोड़ा सा यूरिया अंदर चले जाते हैं, ये थोड़ा सा यूरिया अंदर चले जाते हैं और ये फिर से जब यूरिन को कंसेंट्रेट करना है वो फिर से बाहर आ जाती है, सर्कुलेट होकर फिर से बाहर आ जाते हैं। The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. This mechanism helps in maintaining a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrates the filtrate urine.
Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इनका पर्पस यही है कि हमने जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस किए थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, वो बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में है. अगर उतना डाइल्यूट फॉर्म में हम बॉडी से एक्सक्रीट कर दे तो बहुत ज्यादा पानी निकल जाएगा जो हार्मफुल है. उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है. ठीक है ना. अब हो गया ये काउंटर करंट मैकेनिज्म. अब हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. अभी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो है, इधर मैंने थोड़ा चार्ट वगैरह फॉर्म में कर दिया है. हम फिर से पैराग्राफ को भी पढ़ेंगे, पर ये देख लो. पहला जो सिचुएशन आता है कि सपोज ब्लड प्रेशर कम हो गया. अब ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है? बहुत रीजन से कम हो सकता है. ऐसे ही नॉर्मली ब्लड प्रेशर कम हो गया, या तो कभी ज्यादा हेमरेज वगैरह हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, या तो तुम पानी कम पी रहे हो तो वाटर कम हो गया, उसके लिए भी ब्लड प्रेशर कम हो गया. तो बहुत सारे रीजन से अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. अब ब्लड प्रेशर जैसे ही कम हो जाते हैं, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो ब्लड प्रेशर था वो भी कम हो जाता है. ठीक है ना. तब क्या होते हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी कम हो जाता है. ब्लड धीरे 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 आते हैं और ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन का रेट मतलब क्या है, कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट टाइम पे, वो कम हो जाते हैं. और जैसे ही वो कम हो जाते हैं, हमारे जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है ना. और भी ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में हमारा फिल्ट्रेट निकल आते हैं. ठीक है ना. तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाते हैं. यही जैसे ऑस्मोलैरिटी कम हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स को ऑन कर देते हैं. ये ऑस्मोरिसेप्टर्स कहाँ है ये जानने की जरूरत नहीं है, पर ये ऑस्मोरिसेप्टर्स को ऑन कर देते हैं. अब ये ऑस्मोरिसेप्टर्स बहुत चालाक है. ये क्या करते हैं, एडीएच जिसका नाम वैसोप्रेसिन भी है. एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन एक ही नाम है. Which is released from the posterior pituitary, इसको रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं. ये ऑस्मोरिसेप्टर्स बेसिकली स्विच ऑन कर देते हैं एडीएच का रिलीज होने का. एडीएच, ये एडीएच में ही ना नाम है, मतलब नाम के अंदर ही मतलब है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. डाईयूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन. डाईयूरेटिक का एंटी हो जाना मतलब यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देना. कम कर देना का मतलब क्या है, यूरिन को ज्यादा कंसेंट्रेट कर देना. ठीक है ना. यूरिन फॉर्मेशन इज कंसेंट्रेटेड. टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगी पर वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगी. अब इसके वजह से क्या होता है, बॉडी में वाटर रिस्टोर हो जाते हैं. सिर्फ रिस्टोर नहीं, एक्चुअली वाटर ये और ज्यादा पानी को होल्ड करते हैं बॉडी में, वाटर का एक्सेसिव लॉस को रोक देते हैं. तो तब क्या होते हैं, सिग्नल्स फिर से चले जाते हैं और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं. अब ये मैकेनिज्म तो बहुत अच्छा है, पर ये मैकेनिज्म एक लॉन्ग टाइम पे नहीं चल सकती. ये मैकेनिज्म कभी कभी चल सकता है. जैसे कि अगर कोई 3-4 घंटे का एग्जाम चल रहा है तुम्हारा, मानो, और तुम पानी वानी नहीं पी रहे हो, ठीक है ना, तब शायद ये मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा. क्योंकि अगर ज्यादा यूरिन करने जाओगे तो फिर तो सारे पानी निकल जाएगी, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी. तो तब उसे ये मेंटेन करने के लिए ये वाला मैकेनिज्म ऑन हो सकता है. पर अगर मानो तुम एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में चले गए, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो ये मैकेनिज्म ज्यादा देर तक सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते. शायद ये मैकेनिज्म ऑन होंगे पर सक्सेसफुली हेल्प नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा पहला मैकेनिज्म. अब ये जो एडीएच वैसोप्रेसिन का काम है ना, ये एडीएच वैसोप्रेसिन का एक और काम है. एडीएच का मतलब तो हमने समझ लिया कि एडीएच मतलब एंटी ऑफ डाईयूरेसिस. अब इसका जो और एक नाम है वो है वैसोप्रेसिन. कि प्रेसिन मतलब प्रेस करना, और किसको प्रेस करना, ब्लड वेसल्स को प्रेस करना. अब ब्लड वेसल्स जैसे ही प्रेस हो जाएंगे, उनका जो ल्यूमेन है, इधर से प्रेशर आ रहा है तो ल्यूमेन थोड़ा नैरो हो जाएगा. ये नैरो हो जाता है. समझ आ रहा है ना. ड्राइंग थोड़ा बिगड़ गया पर समझ आ रहा है ना. मतलब ल्यूमेन जो है वो कम हो जाते हैं. एक कुछ रबर बैंड वगैरह, मेरा सामने एक रबर बैंड है, तो अगर
मैं दिखा पाती काश। तो ये अगर मैं रबर बैंड को प्रेस करूं, रबर बैंड के अंदर भी एक ल्यूमेन की तरह ही है, ठीक है ना, या कोई नॉर्मल घर में कोई स्ट्रॉ वगैरह कुछ पड़ा हुआ है तो उसे प्रेस करो, वो प्रेस जो करो वैसोप्रेसिन का काम है। तुम जैसे ही प्रेस करते हो ल्यूमेन कम हो जाते हैं। घर में अगर पौधे पे पानी देने के लिए अगर कोई पाइप वगैरह कुछ है तो देखना कि पानी ऑन करके वो पाइप से पानी निकल रहा है। अब पानी मतलब जो पॉइंट से पानी निकल रहा है वो एंड पॉइंट पे थोड़ा सा अपने फिंगर से पाइप को प्रेस कर दो। क्या होगा, तुम देखोगे कि पानी और भी ज्यादा तेज से निकलते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि तुम जैसे प्रेस कर रहे हो वो ल्यूमेन छोटा हो रहा है और पानी का प्रेशर बढ़ रहा है। यही मैकेनिज्म हमारे बॉडी में भी होते हैं कि वैसोप्रेसिन जैसे ही ब्लड वेसल्स को प्रेस कर रहे हैं उनका ल्यूमेन कम हो रहे तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमें ऑलरेडी जरूरत था, ठीक है ना। तो ये हो गया वैसोप्रेसिन का काम। मतलब एडीएच और वैसोप्रेसिन दोनों तो एक ही है। दोनों का काम क्या क्या है, एक है कि यूरिन फॉर्मेशन कम कर देना, यूरिन को कंसेंट्रेट करना, और दूसरा है ब्लड वेसल्स को प्रेस करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, इनका और एक काम होता है। क्या होता है कि फिर से ये सेम सिचुएशन आ गया कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो जीएफआर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया तो ऑस्मोलैरिटी कम हो गया। इतना तक तो समझ आ गया। अब क्या होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक गया और ये वैसोप्रेसिन, फिर से वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन का और एक काम है, वो क्या करते हैं, वाटर और सोडियम को ब्लड पे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। याद है कहाँ ये रीअब्सॉर्ब होते हैं? लेट्स सी, किसी को याद है या नहीं? लेट्स सी। ये वाला याद था डीसीटी का, मैंने तब बताए थे। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। ये डीसीटी में ये जो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन था, मैंने बताया था कि बाद में मैकेनिज्म जो पढ़ेंगे हमको समझ आ जाएंगे। ये जो मैकेनिज्म है, ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ये एडीएच वैसोप्रेसिन करवा रहा है, ठीक है ना। तो वाटर एंड सोडियम का ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाना, उससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ जाते हैं, जो जीएफआर है वो भी बढ़ जाते हैं। ये हमको पता है कैसे बढ़ते हैं। तो वैसोप्रेसिन मतलब एडीएच और वैसोप्रेसिन, तो इनका तीन काम हमको पता चल गया। एक है कि यूरिन को कंसेंट्रेट कर देते हैं, दूसरा है कि ये प्रेशर करते हैं ब्लड, और तीसरा है कि वाटर और सोडियम का रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं ब्लड में इन द डीसीटी। ये वाटर ही रीअब्सॉर्ब जैसे हो जाता है तो बेसिकली हमारी यूरिन जो है वो कंसेंट्रेट हो जाता है। तो एक ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडीएच वैसोप्रेसिन। अब आते हैं रास, नॉट रासलीला बट रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये क्या है, हमको पता है। ये रेनिन कहाँ से रिलीज होते हैं, हमने बताया थे कहाँ से होते हैं, जब एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी एक साथ पास पास आ जाते हैं तब वहां जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus होते हैं और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus रेनिन को रिलीज करते हैं। अब एक और चीज है, दो चीज जो जानना होगा कि एक है एंजियोटेंसिनोजन, ये है इनएक्टिव फॉर्म और ये लिवर से रिलीज होते हैं, और एल्डोस्टेरोन जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज अगर जान गए तो अब हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। तो फिर से ब्लड प्रेशर कम हो गया किसी भी वजह से, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो गया, तो फिर से ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus को भी ऑन कर देगा। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जैसे ही ट्रिगर होते हैं तो रेनिन रिलीज हो जाता है। अब रेनिन क्या करते हैं, जो एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर से प्रोड्यूस होते हैं उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2 पे कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजियोटेंसिन 2 फिर से कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन होने के बाद दो चीज करते, एक करते हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं और दूसरा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं।
ठीक है ना। अभी वैसोकंस्ट्रिक्शन से ऑलरेडी ब्लड प्रेशर तो बढ़ गए, अब कैसे हमने बता दिया। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। अभी एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, किडनी पे जाके किडनी का जो डीसीटी है उसमें सोडियम और वाटर का रिअब्सॉर्ब करवाते हैं। बेसिकली रास ही ज्यादा डीसीटी पे डोमिनेंट है देन एटीएच वैसोप्रेसिन, वो भी करवाते हैं पर वो हर जगह में करवा लेते हैं, मतलब उनका कैपेबिलिटी है हर जगह करवाने का, पर रास पर्टिकुलरली डीसीटी में ही करवाते हैं। और ये सोडियम और वाटर फिर से रिअब्सॉर्ब हो गए तो बाकी का तो पता ही है कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। और ये इधर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जीएफआर हो गया, और ये वैसोकंस्ट्रिक्शन होने के लिए भी जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था ये भी टोटल जीएफआर को बढ़ा देते हैं। और ये जैसे ही जीएफआर बढ़ जाते हैं हमारा फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव हो जाता है और फिर ये पूरा रास का सिस्टम धीरे 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 बंद हो जाता है। ये हो गया हमारा रास का सिस्टम, रास लीला खत्म हो जाता है। बहुत ही इजी है ये। सिर्फ फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट मैंने बहुत इजीली लिखा हुआ है, पैराग्राफ नहीं समझ आ रहा है तो ये फ्लो चार्ट पढ़ के जाना, ठीक है ना, बस समझ के जाना, याद करके नहीं। अच्छा, अब और एक है, वो है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ब्लड जो हार्ट पे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से जाता है, ठीक है ना। और वो ब्लड हार्ट का जो कार्डियक मसल्स है उनका वॉल जो है उनको बहुत तेजी से हिट करते हैं। वो तेजी से हिट करने की वजह से क्या होता है, एएनएफ प्रोड्यूस होते हैं। और ये एएनएफ क्या करते हैं, उनका मैकेनिज्म की वजह से ब्लड प्रेशर जो है उनको कम करवा देते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, ये ब्लड जो है वेसल्स में फ्लो कर रहे थे वो अब धीरे धीरे फ्लो करने लगते हैं और ये वॉल्स पे हिट करना बंद कर देते हैं जोर से। तो उसकी वजह से क्या होता है, एएनएफ प्रोड्यूस हो जाना बंद हो जाता है। ये हो गया एएनएफ। अब काम क्या है घर में, ये वाला पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और मेरा फ्लो चार्ट से कंपेयर करना है। अगर कहीं भी गलती लगा, कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना, हम सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है मिक्चुरेशन पे। तो ये मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिन तो फॉर्मेशन बहुत हो गया, अब इनको तो रिलीज भी करना है, बॉडी में तो हम नहीं रख सकते। यूरिन को हमारे बॉडी से रिलीज करना के फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। Urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder, where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. The signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. तो क्या होता है कि हमारे जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर हो गया, अब इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लैडर के वॉल में। अब इधर से यूरेटर है, यूरिन फिल होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आएगा जब यूरिन बहुत फिल हो जाता है और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है ये ऑन हो जाता है। क्या होता है, ये इनका इम्पल्स जाते हैं हमारे यूरेथ्रा पे। सॉरी, गलत बोल दिया कि ये जो इम्पल्स है ये जाते हैं सीएनएस पे, सीएनएस पे चले जाते हैं। सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। अब ये सीएनएस जो है ये जाके मोटर मैसेज को पाथवे करके कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, वो लेके जाती है ब्लैडर का ही स्मूथ मसल्स तक। और ये स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, तब साइमल्टेनियसली सब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे। पता है ना, जब बहुत पानी पियोगे और फिर बहुत देर तक यूरिन होल्ड करोगे तो पेट में दर्द होने लगता है, वो थोड़ा थोड़ा क्रैम्प्स की तरह होता है, मतलब ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। वो इसी वजह से होते हैं कि ब्लैडर फिल हो गया तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं, वो सीएनएस पे लेके जाते हैं और सीएनएस फिर यही स्मूथ मसल्स को बोलते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, वो जरूर बाथरूम जाएंगे, प्रेशर आएंगे तो जरूर बाथरूम जाएंगे, वो यही बताते हैं। और रिलैक्स करते हैं हमारे जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, उसको रिलीज करते हैं और उसी वजह से यूरिन
रिलीज होते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल mechanisms causing it are called the micturition reflex. An adult human excretes of an average 1 to 1.5 liters of urine per day. Urine formed is light yellow colored watery fluid which is slightly acidic, that is pH 6.0. pH का बात याद है ना कि pH जो है जितना कम है उतना acidic, जितना ज्यादा उतना basic, and has a characteristic yellow color. On average, 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. Various conditions can affect the characteristics of urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as the malfunctioning of the kidney. For example, the presence of glucose, glycosuria, and ketone bodies, ketonuria in urine are indicative of diabetes mellitus. ये जो है ये नहीं होना चाहिए. बहुत ही आसान सा है, इधर कुछ समझाने का कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है यूरिन का जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया है, वो कलर, जो स्मेल है, जो पीएच है, ये सब समझना पड़ेगा. ये हो गया हमारा मिक्सचरेशन. अब सेकेंड लास्ट पे आता है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. तो सिर्फ तो किडनीज नहीं एक्सक्रीट करवाते हैं, हमारे लंग्स, हमारे स्किन, ये भी एक्सक्रीट करवाते हैं. लंग्स, लिवर एंड स्किन कैन ऑल्सो हेल्प इन द elimination of the excretory waste. Our lungs remove large amount of carbon dioxide and also significant quantities of water every day. Liver is the largest gland in our body, secreting bile, contains substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol degrading steroid hormones, vitamins and drugs. Most of these substances ultimately pass out along with the digestive waste. जो bilirubin, biliverdin है, ये है हमारे जब RBC का ब्रेकडाउन हो जाता है स्प्लीन में, तो उसमें जो हीम पोर्शन है वो उससे ये सब बनता है, ठीक है ना. Or the sweat and sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produced by the sweat glands is watery fluid containing NaCl. Small amount of urea, acetic acid, etc. Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some waste mentioned above. तो जो sweat glands है वो सिर्फ खड़े होकर स्वेट नहीं प्रोड्यूस करवाते हैं, स्वेट के साथ सोडियम क्लोराइड भी रिलीज होता है. कभी अगर स्वेट मुंह पे चले जाए ना, थोड़ा नमकीन नमकीन टाइप लगता है, तो वो इसी वजह से होता है. Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the waste mentioned above. तो वेस्ट का नाम हमने बता दिया. बेसिकली किडनी के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस था वो था ये किडनी का मैकेनिज्म, यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और ये जो है रेगुलेशन का पाथवेज. ये सारा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर ये सारा है समझाने का. अब जितना मैं पढ़ूंगी उतना सिर्फ पढ़ने का ही है, ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है. पर लेट्स रीड टुगेदर. Sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum. This secretion provides a protective oily covering for the skin. Okay. Next आ जाता है disorders of the excretory system. Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia. ठीक है, which is highly harmful and may lead to kidney failure. In such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis. During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney. जो dialyzing unit है ना, ये क्या है कि हमारे एक बॉक्स दिए जाते हैं, उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और बाहर के कंटेनर, ठीक है ना. अब एक हमारे जो किडनी में जैसे फिल्टर करते वक्त जैसे एनवायरनमेंट बनाए जाते हैं, वही एनवायरनमेंट ये बॉक्स में भी बनाया जाता है, ठीक है ना. वो सिर्फ मिमिक करते हैं, और वो मिमिक करने के लिए क्या होता है, जो ब्लड अंदर फ्लो करते हैं वो बॉक्स में, वो आसानी से फिल्टर होकर फिर से एक और आर्टरी से पेशेंट की बॉडी में अंदर घुस जाता है. नॉर्मल क्लास में हेमोडायलिसिस को और भी अच्छे से समझा सकती थी, पर अब तो टाइम नहीं है, तो इतना तक ही हम रखेंगे. बाद में अगर कभी इंटरेस्ट हो तो जरूर देख लेना, जरूर समझा दूंगी. Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस कर गया कि एंटीकोआगुलेंट ना देंगे तो जैसे ही वो बॉडी के बाहर आएंगे कुछ देर में वो कोआगुलेट कर जाएगी, जो कि हार्मफुल है. The unit contains a
coiled cellophane tube surrounding a fluid which is called the dialysing fluid, having the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste. ठीक है, अब ये जो मैंने बताया था ना कि एक सेलोफेन है, सेमी परमेबल है, उसमें से यूरिन को ब्लड को पास किए जाएंगे। बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह ही है, पर यूरिया नहीं है, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नहीं है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा, मतलब बाहर तो होगा ही नहीं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और इसी वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर आ जाता है वो बॉक्स में। The porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on concentration gradient. As nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is then pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. Kidney transplantation is the ultimate method of the correction of renal failure. Renal failure कब होता है? अगर किडनी स्टोन हो गया, उसके बाद वो ज़्यादा खराब हो गए या जो नेफ्रॉन्स है वो काम करना बंद कर दे, तो renal failure हम बताते हैं. A functional kidney is used for transplantation from donor, preferably a close relative, to minimize its chance of rejection by the immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated technique. नेक्स्ट आता है रीनल कैल्कुलाई. कैल्कुलाई मतलब हमेशा याद रखना, कैल्कुलाई मतलब स्टोन्स. स्टोन्स और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, ऑक्सलेट्स एक्सेट्रा आर फॉर्म विद इन द किडनी. लास्ट होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो ये हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी. ये हो गया पूरा चैप्टर. अब इस चैप्टर का काम क्या है तुम्हारा? जितना मैंने नोट्स लिखवाया है वो सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ो, समझो, किताब को अच्छे से पढ़ो, जहाँ जहाँ बताया कि क्वेश्चंस आ सकते हैं वो जगह को ज्यादा फोकस करके पढ़ो. फिर एमसीक्यूज दूंगी वो भी सॉल्व कर लेना और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म. ठीक है ना? तो अब बस पढ़ाई करो अच्छे से. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. लेट्स मीट अगेन. बाय बाय.